मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता जनतंत्र का जन्म का अनुशीलन हम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में शेष अवतरणों पर हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रकवि दिनकर जनता के पक्ष में अपने विचार प्रतिपादित कर रहे हैं। सदियों से किस प्रकार से लोग का, जन का शोषण होता रहा है राजतंत्र में, मोनार्की में, और अब जनतंत्र आ चुका है सिंहासन पर। अब जनता के प्रतिनिधि आरूढ़ होंगे। तो राष्ट्रकवि दिनकर जनतंत्र के जन्म का उत्सव मना रहे हैं इस कविता में, और व्यंग्यात्मक शैली में उन अत्याचारी शोषकों, शासकों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो सदियों से जनता को मिट्टी की अबोध मूर्ति समझते रहे हैं। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और साथ साथ अनुशीलन हम करते चलेंगे। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। विद इन इन्वर्टेड कॉमा है। आगे के इस अवतरण में तीन जो वाक्य हैं वे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं। तो इसमें इस अवतरण में महाकवि दिनकर ने उन शोषकों, उन शासकों, उन अत्याचारी शासकों के वक्तव्य को प्रस्तुत किया है विद इन इन्वर्टेड कॉमा की इन पंक्तियों में। तो जनता प्रश्नवाचक चिन्ह है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। दिनकर कहते हैं, कवि कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, सदियों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से शासकों के द्वारा जनता को धोखा दिया जाता रहा, जनता का शोषण किया जाता रहा और जनता के बारे में कहा जाता रहा कि सचमुच जनता बहुत वेदना सहती है। और उन शासकों, उन शोषकों के वक्तव्य को दिनकर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि जनमत क्या है। जो शासक हैं वे ऊपर से तो जनता की प्रशंसा करते हैं, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। यह शासकों का वक्तव्य है। शासक, अत्याचारी शासक यह कहते हैं कि हाँ सचमुच जनता बहुत वेदना सहती है। और यह गूढ़ प्रश्न है, इस पर जनमत क्या है। तो दिनकर जी ने इन पंक्तियों में उन शोषकों, उन राजाओं, उन अत्याचारी शासकों के वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। और फिर अगला जो अवतरण है उसमें दिनकर जी टिप्पणी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। यह कविता आयरनी की कविता है, यह कविता सटायर की कविता है, यह कविता व्यंग की कविता है। अगला जो अवतरण है उसमें दिनकर कटाक्ष कर रहे हैं उन शासकों पर। देखिए कैसे, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। वही दोनों में, खिलौनों में तो की योजना है। अभिधा शब्द शक्ति का निदर्शन हम कर रहे हैं। जनतंत्र के जन्म के कथ्य को प्रस्तुत करती हुई यह कविता, और कवि कहते हैं कटाक्ष करते हुए, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कि अत्याचारी शासकों ने सदियों से, युगों से जनता को मिट्टी की अबोध मूर्ति समझा है और वे जनता को फूल के समान समझते रहे हैं। तो दिनकर कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। जैसे फुलवारी के फूल को तोड़कर गुलदस्ता बना लिया जाता है, माला बना लिया जाता है, तो कवि कहते हैं कि जनता इस प्रकार से ऐसा कोई फूल हो जिसे जब चाहे तोड़ लिया जाए और गुलदस्ता सजा लिया जाए, दोनों में सजा लिया जाए। तो
अत्याचारी शासकों ने सदियों से यह कार्य किया है, जनता को ठगा है, जनता को धोखा दिया है, जनता का शोषण किया है, उस पर कटाक्ष करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर इस कविता में कुछ नए तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही या फिर कोई दूध मुही बच्ची हो, बालिका हो। अगर कोई छोटा शिशु रोने लगता है तो उसे खिलौना दे दिया जाता है और वह शिशु उन खिलौनों से खेलने लग जाता है, उसका मन बहल जाता है और उसका रोना बंद हो जाता है। तो राष्ट्रकवि दिनकर कटाक्ष करते हैं कि अत्याचारी शासकों ने युग युगों से जनता को इस प्रकार से प्रवंचित किया है, इस प्रकार से शोषण किया है, इस प्रकार से धोखा दिया है और दूध मुही बच्ची की तरह खिलौनों के माध्यम से बहलाते रहे हैं ये अत्याचारी शासक, ये अनाचारी शोषक वर्ग। तो अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, जिस तरह से चार खिलौनों में बहल जाता है कोई शिशु रोता हुआ, कोई दूध मुहा बालक खिलौनों में मशगूल हो जाता है और रोना भूल जाता है, उस प्रकार से अत्याचारी अनाचारी शासकों ने, राजाओं महाराजाओं ने सदियों से जनता को इस प्रकार से प्रवंचित किया है। तो उस पाखंड का पर्दाफाश करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर इस कविता में अगला जो अवतरण है वह देखते हैं। और यह अवतरण जिसमें हुंकार भरते हुए राष्ट्रकवि, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भृगुटी चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। युग युगों से जनता को मिट्टी की अबोध मूर्ति समझी जाती रही, युग युगों से जनता को दूधमुही शिशु, दूधमुहे बच्चे की तरह पहलाया जाता रहा, खिलौनों से, चंद खिलौनों से या फूलों की तरह तोड़ करके गुलदस्ते सजाया जाता रहा, उस जनता का दुरुपयोग किया जाता रहा, उसको ठगा जाता रहा। लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर अब कहते हैं कि समय बदल चुका है, जनतंत्र आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुका है, जनता का शासन स्थापित हो चुका है। और कवि क्या कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भृगुटी चढ़ाती है। वह जनता जब कोपाकुल होती है, जब कुपित होती है, जब जनता क्रोधित होती है और भृगुटी चढ़ा लेती है, भौवें तान लेती है, तो भूचाल हो जाता है। लेकिन होता भूडोल, भूडोल कहते हैं भूचाल को, भूकंप को, भूकंप आ जाता है, प्रलय आ जाता है, जब जनता कुपित होकर के, क्रोधित होकर के अपनी भृगुटी को चढ़ा लेती है और बवंडर उठते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। भूडोल और बवंडर के प्रतीकात्मक चित्र के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया है कि जनता अगर कुपित होती है, क्रोधित होती है, तो क्रांति होती है और उस क्रांति के कारण बड़े बड़े ताज और तख्त हवा में उड़ते हैं, तानाशाहों का शासन खत्म हो जाता है, राजाओं का पतन हो जाता है। फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई। इन तमाम क्रांतियों में इस तरह से जो शासक वर्ग रहे हैं उनका पतन हुआ है और जनता का शासन स्थापित हुआ है। तो यहाँ पंक्ति, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भृगुटी चढ़ाती है। तो भूडोल और बवंडर जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके राष्ट्रकवि दिनकर ने क्रांति के चित्र को यहाँ प्रस्तुत किया है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।